जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में जो है वो हम नाउन के, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसके आगे का जानने वाले हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो नाउन के टाइप्स बताए थे, नाउन को नंबर्स के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं ये बताया था। और आज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस बेसिस पे हम नाउन्स को जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो एक एक बात बहुत क्लियरली अच्छे तरीके से समझ रही हैं। बेसिक में डिस्कस कर रहा हूँ। हमें पता है कि बेसिक का एक्चुअली में हमारा डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जब तक आपका बेसिक कमजोर रहेगा तब तक अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको कहीं ना कहीं हमने नहीं पढ़ा होता तो उसको हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो बेसिक होना जरूरी है, क्योंकि ये जो होता है ना वो हमें इंटरनली कॉन्फिडेंस देता है कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से फेस करना है। ठीक है। और आपको भी पता है कि चीज़ें जो हैं वो रूल्स के हिसाब से हमारी ज़्यादा हैं। बेसिक हमारा जो होता है वो एक आध क्लास में ही होता है, तो बेसिक को आपको ज़रूर देखना है। इसको ये नहीं समझना है कि ये चीज़ें हमारी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा वो तभी निकलेगा जब आपको उस एग्ज़ाम में इंटरेस्ट होगा, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, तभी आप नई नई चीज़ें कर पाओगे। तो क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कि नाउन जेंडर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ये सभी बातें वैसे तो जहां तक कि हर बच्चे को पता होती हैं कि नाउन जेंडर को चार टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। एक है मैस्कुलाइन, सेकंड वन आपका फेमिनाइन होता है, और थर्ड वन जो हमारा होता है वो कॉमन जेंडर होता है, और फोर्थ वन जो होता है वो न्यूट्रल जेंडर होता है। मैंने आपको सभी के एग्जाम्पल्स भी दिखाए हैं, तो वो भी आपको दिख ही रहे होंगे। सभी बातें हम जानेंगे, बस जो मैं आपको बताऊं वो बातें आपको समझ रही हैं। पहली बात तो ये समझो, एग्जाम में नाउन जेंडर से डायरेक्टली रिलेटेबल क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते। ठीक है। ऐसा इसीलिए देखो, नाउन के पोर्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है नाउन में वो है आपका कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नाउन जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ये सब चीज़ें जानकारी जरूर होना चाहिए। ठीक है। बाकी की चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब जेंडर वाइज हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। तो सुनो, पहले जो भी नाउन आप पढ़ते हो उनको जेंडर के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता है। अमूमन हम लोगों के माइंड में ये रहता है कि जेंडर के हिसाब से जो क्लासिफाई किया जाएगा वो एक्चुअली में उनको देखकर किया जाएगा, कि मतलब कोई भी चीज़ अगर मान लो हमें देखने में फीमेल या फीमेल जैसी लग रही है तो उसको हम क्या करते हैं, फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। और देखने में कोई चीज़ अगर हमको मेल जैसी दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या रखते हैं, मैस्कुलाइन में रखते हैं। तो ऐसा जो होता है ना, ग्रामेटिकल तौर पे सोचना आपका क्या हो जाता है, गलत होता है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन एक्चुअली में किया जाता है ना कि नाउन को जेंडर के हिसाब से, वो एक्चुअली में उस नाउन की इंटरनल कैपेबिलिटी के बेसिस पे किया जाता है। तो ये बात अपने माइंड में बिठानी है, यानी कि दिखने के हिसाब से एक्चुअली में नाउन को जेंडर के हिसाब से क्लासिफाई नहीं किया जाता। जो नाउन है उसमें क्या कैपेबिलिटी है, किस तरीके का उसका यूज करते हैं, उसके हिसाब से उसको यूज किया। ठीक है। तो फोर टाइप से हम यहाँ पे नाउन को जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। मेरी सभी बातें जानना, फिर आप यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स लिखे हैं उनको देखना। पहला होता है मैस्कुलाइन। ठीक है। दूसरा होता है आपका फेमिनाइन। थर्ड वन जो होता है आपका वो होता है आपका कॉमन। और फोर्थ वन जो होता है वो होता है न्यूट्रल। अमूमन बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि कॉमन नाउन के बारे में जब बात करते हैं तो वो कॉमन जेंडर को समझने लग जाते हैं, या कॉमन जेंडर के बारे में बात करते हैं तो कॉमन नाउन को समझने लग जाते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन और कॉमन जेंडर दोनों में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को कभी भी मिसमैच नहीं करना है। समझने की कोशिश करते हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, न्यूट्रल और कॉमन होते कैसे हैं। तो पहले तो जनरली मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो शुरुआत से आपको बताई जाती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होता है कि ऐसे जेंडर जिनको देखने से पता चलता है कि वो मेल हैं उनको हम मैस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। ठीक है। जब फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात की जाती है तो ऐसी ही डेफिनेशन हम वहाँ पे भी बताते हैं कि ऐसे जेंडर जो देखने में फीमेल लगते हैं उनको हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। कॉमन जेंडर के बारे में बात की जाती है तो आंसर हमारा क्या होता है, आंसर हमारा होता है कि ऐसे जेंडर जिनसे ये क्लियर नहीं होता कि वो मेल हैं या फीमेल हैं उनको हम रखते हैं कॉमन जेंडर में। न्यूटर जेंडर के बारे में बात की जाती है तो हम क्या कहते हैं कि न्यूटर जेंडर वो चीज़ें होती हैं
जिनको एक्चुअली में हम क्या मान के चलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मान के चलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जानकारी होती है। मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ है तो कुछ इसी तरीके का, बट कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी है, ठीक है। कई सारी बुक्स मैंने रीड करी हैं, वहाँ पे मैंने जेंडर के हिसाब से क्लासीफाई पाया है, तो उन चीज़ों को लेकर एकदम क्लियर कट बातें नहीं बताई, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसा बताऊं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बात समझना, पहले मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बोल रखी, कभी देखने के हिसाब से जेंडर को क्लासीफाई नहीं किया जाता। तो ये मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन अपन बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट हमारी करेक्ट डेफिनेशन नहीं होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा पॉसिबल जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ऐसा है कैसे। देखो बात सुनो, पहले कुछ बातें आप समझ रहे हैं यहाँ पे। नाउन मतलब क्या होते हैं? नाउन मतलब होते हैं पर्सन, जानवर हो गए हमारे, थिंग्स हो गई हमारी, या इमोशंस हो गए हमारे जिनको हम देख नहीं सकते, वो भी हो गए। अब जैसे इसी वाली डेफिनेशन की हम बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, इसमें जितने भी नाउन तुम्हारे बोले गए थे वो सब नाउन ऐसे थे जो कि तुम्हारे देखने के हिसाब से, लेकिन आपको भी पता है जेंडर के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा, तो मतलब हर नाउन को जेंडर के हिसाब से बांटना पड़ेगा। तो ना दिखने वाली चीज़ों को क्यों हमने जेंडर के हिसाब से नहीं बांटा, वो भी तो हमारा बांटा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे काउंटेबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी उसको कैटेगराइज किया जाता है, तो यहाँ पे भी किया जाना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। देखो बात समझना, जो चीज़ें तुम देखने के बेसिस पे जज कर पा रहे हो कि ये मेल है, ये फीमेल है, दिखने में ही आपको फंक्शन के हिसाब से समझ में आ रहा है, तो उसको तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन में रखना ही रखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई गर्ल है, आपसे पूछा जाता है कि गर्ल आपका कौन सा जेंडर है, तो आप आराम से बता सकते हो कि फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। बॉय के बारे में बात की जाती है तो आप आराम से बता सकते हो कि ये हमारा कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है। ऐसे ही अगर हम जानवरों की कैटेगरी में जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं टाइगर की, तो टाइगर हमें पता है किस में आ जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर में। टाइगर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, टाइग्रेस होता है, वो हमारा किस में आ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में। तो जो देखने के हिसाब से तुम जज कर पा रहे हो उनको आराम से तुम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में तुम क्या कर दो, बांट दो। तीसरी बात करते हैं कॉमन जेंडर की। तो एक्चुअली में कॉमन जेंडर जो होते हैं वहाँ पे हम लिविंग थिंग्स को ही रखते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं, जो मूव कर रही हैं इधर से उधर, लेकिन उनका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, उसको हम क्या मान के चलते हैं, फेमिनाइन, सॉरी, उसको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, सामने वाले स्पीकर को क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें जेंडर नहीं है, उसको देख के पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन से जेंडर का है। तो उस कंडीशन में उस नाउन को हम किस में रखते हैं, कॉमन जेंडर में रखते हैं। मतलब ऐसा कोई टर्म दिया जाए जिस पे किसी भी मैस्कुलाइन, यानी कह सकते हैं किसी भी मेल या फीमेल का क्या कहते हैं कि एकाधिकार ना हो, तो उस कंडीशन में आपको उसको रखना पड़ेगा कॉमन जेंडर में। जैसे हम बात करते हैं टीचर की, टीचर का मतलब क्या होता है, टीच करने वाला, पढ़ाने वाला। तो पढ़ाने वाला कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है। तो टीचर जो वर्ड है वो आपका एक कॉमन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि इससे ये क्लियर नहीं है कि ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ऐसा कोई नाउन हो जो मेल एंड फीमेल दोनों में से कोई भी एक हो सकता हो, उस कंडीशन में आपको उसको कॉमन जेंडर में रखना है। कंडीशन ये है कि वो लिविंग थिंग्स होना चाहिए। आई ना बात समझ में? यानी कि मेल दिखने में हो तो मैस्कुलाइन, दिखने में फीमेल हो तो फेमिनाइन, और लिविंग थिंग हो, लेकिन जेंडर को ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया जाता, वो कोई भी हो सकता है, मेल भी या फीमेल भी, तो उस कंडीशन में आपको उसको कॉमन जेंडर में रखना है। अब बात करते हैं बचे हुए नाउन की। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ये सब बातें जो मैंने बताई दिखने वाली चीज़ों के रिगार्डिंग बताई, अब आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी समझ लेना। न्यूटर जेंडर एक्चुअली में वो जेंडर होते हैं जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, खासकर वो नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं जो आपकी इंसानों ने बनाई हैं, या हम कह सकते हैं खासकर नहीं, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। यानी कि जितनी भी आपकी आर्टिफिशियल थिंग्स हैं, चेयर, टेबल, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ये सब आपकी किस में चली जाएंगी, न्यूट्रल जेंडर में चली जाएंगी। तो इस हिसाब से आप इसको जेंडर वाइज क्लासीफाई कर सकते हो। अब बात ये आती है कि हमने देखने वाली चीज़ों को क्लासीफाई तो कर दिया, ठीक है। जैसे जो दिखने में लगा मेल हमने मैस्कुलाइन कह दिया, जो दिखने में लगा फीमेल हमने फेमिनाइन कह दिया, ठीक है। कोई प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड आया हमारे सामने, जैसे मान लो टीचर, स्टूडेंट वगैरह, तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको हमने कॉमन में कह दिया लिविंग थिंग्स में। न्यूट्रल में आपका क्या हो गया, न्यूट्रल में आपका हो गया ऐसा नाउन
जो कि आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हमने रख दिया। अब बात ये आती कि उन नाउन्स का क्या होगा जो कि हमारे इन चारों कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि ना दिखने वाली चीज़ें रहेगी आपकी। दूसरी बात आपकी नेचुरल चीज़ें रहेंगी, जैसे आप बोल सकते हैं माउंटेन हो गया हमारा, रिवर हो गया, सी हो गया। इन सबको हम किस तरीके से कहाँ पे कैटेगराइज करें? तो इसको कैटेगराइज करने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन। जैसे कि मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है माउंटेन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जानने की कोशिश करना। बहुत रेयर बुक होंगी जिनमें आपको ये कंप्लीट तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि सबसे टफ जो मानता हूँ ना मैं, वो यही मान के चलता हूँ कि जेंडर को क्लासीफाई नहीं किया गया। देखो माउंटेन के बारे में अपन बात करेंगे, देखने पे पता नहीं चल रहा है कि ये मैस्कुलाइन है तो अपन इसको मैस्कुलाइन में नहीं रखेंगे। देखने में पता नहीं चल रहा है कि फीमेल है तो इसको अपन फेमिनाइन में नहीं रखेंगे, ठीक है। अपन ये भी जानते हैं कि ये लिविंग थिंग्स में काउंट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अपन इसको किस में नहीं रखेंगे, कॉमन नाउन में नहीं रखेंगे, ठीक है, कॉमन जेंडर में नहीं रखेंगे। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारा न्यूट्रल जेंडर का। तो न्यूट्रल जेंडर के बारे में भी हमें पता है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल थिंग्स को रखते हैं, यानी कि जो चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं उसको अपन क्या रखेंगे, इस कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको इस कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। लेकिन ये भी चीज़ हमें पता है कि हर नाउन को जेंडर के हिसाब से क्लासीफाई किया जाएगा, वो भले ही नहीं बताया जाता बट वो किया जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे, तो सुनो पहले। ऐसी चीज़ें जो कि जनरली हम किसी भी जेंडर में उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, उसको हमें सिर्फ दो जेंडर में ही क्लासीफाई करना पड़ता है। बट वो हमारा पॉइंट जिस हिसाब से उसको हम मीज़र करते हैं कि कैटेगराइज करते हैं कि वो कैसे होगा, वो थोड़ा सा हमारा बदल जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो मैस्कुलाइन होगा या वो फेमिनाइन होगा। मतलब जनरली कैटेगराइज करने से कैटेगराइज नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको उसको मैस्कुलाइन या फेमिनाइन में रखना पड़ेगा। लेकिन अब जो रखने का तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा। अब देखने के हिसाब से नहीं रखना है आपको, वो वर्ड इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कैसे होता है, उस वर्ड में क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको उसको कैटेगराइज करना है। तो वो सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बात समझना पहले। यहाँ पे एक्चुअली में जो हम कैटेगराइज करते हैं, ये कैटेगराइज जो हम करते हैं वो हम करते हैं इंग्लिश में यूज होने वाली पोइटिक डिवाइस के बेसिस पे। यानी कि आपने जैसे पोइटिक डिवाइस पढ़ी होगी, जिसको हम एक्चुअली में फिगर ऑफ स्पीच नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो आपने जैसे कुछ वर्ड देखे होंगे, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी होगी, आपने देखा होगा एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है, आपने सुना होगा पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रहा है। तो एक्चुअली में जेंडर को जब देखने के हिसाब से जज नहीं किया जा सकता, तो उस हिसाब से उसको पोइटिक डिवाइस के बेसिस पे जज किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन के बेसिस पे जज किया जाता है, कि मतलब उस वर्ड को हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या वैल्यू दी जाती है उस हिसाब से। जैसे हम माउंटेन की बात करते हैं, तो माउंटेन को अब सुनना पहले, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में कैटेगराइज कर रहे हैं, लेकिन करेंगे कैसे, क्या तरीके हैं, कैसे पता चलेगा कि ये मैस्कुलाइन में जाएगा या फेमिनाइन में जाएगा। तो इसके कुछ चीज़ें आपको समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन जरूर कर लेना, बातों को थोड़ा समझना। देखो कोई भी आपका ऐसा नाउन होगा जो कि मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो उसके लिए आपको कुछ की फंक्शन देखने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए वो नाउन जो दिया जा रहा है, उस नाउन को देखने से ये महसूस होता है कि ये नाउन जो है वो हमारा एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा नाउन जिसको पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल वाली सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में आपको उसमें क्या रखना पड़ेगा, मैस्कुलाइन में रखना पड़ेगा। मैं कुछ टर्म याद करा रहा हूँ, टर्म बोल रहा हूँ, उन सभी को सुनना। कोई भी जो नाउन दिया जाता है उसको देखने पे आपको पता चलता है कि इससे कहीं ना कहीं हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या कह सकते हैं कि ये पावर के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको किस में रखना पड़ेगा, मैस्कुलाइन में रखना पड़ेगा। कोई भी नाउन अगर पावर के सेंस में या एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी के सेंस में यूज़ किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको उसको मैस्कुलाइन जेंडर में रखना है। और अगर वहीं पे कोई नाउन ऐसा दिया जाता है जो जनरली हमारा नेगेटिव सेंस दिखाता है, मतलब जिस वर्ड को हम यूज़ करते हैं तो वो नेगेटिविटी शो करता है, या ऐसी चीज़ें शो करता है जिससे दूसरे इंसान को कोई हार्मनेस नहीं हो सकती, मतलब कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में भी उसको किस में रखना है, फेमिनाइन में रखना है। ये याद रखना, ये पोइटिक डिवाइस के बेसिस पे होता है, कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो सकता है बट समझने की कोशिश करना।
ठीक है। जैसे हम माउंटेन की बात करते हैं, तो माउंटेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। और आपको पता है कि जनरली सेंटेंस जो भी बोले जाते हैं उसमें माउंटेन जो वर्ड यूज होता है उसको एक्चुअली में हम पावर के सेंस में यूज करते हैं। तो वहां पे इसको हम किस में रखेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में रखेंगे। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कोई भी चीज जो मतलब नॉर्मल ना हो, मतलब हर इंसान के पास वो चीज़ ना हो, ठीक है, अब नॉर्मल सिचुएशन हो, तो उस टर्म वाले वर्ड को आप मैस्कुलाइन में रखोगे। और जो नॉर्मल वर्ड होते हैं जिनसे अमूमन किसी को नुकसान नहीं है, कॉमन है सबके लिए, तो उस कंडीशन में आपको उसको फेमिनाइन में रखना है। तो इस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। अभी मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ जिससे और क्लियर होगा। जैसे कि समझ लीजिए, हम कैटेगराइज करेंगे मून को, यहाँ पे ना दिखने वाली चीज़ों को भी हम कैटेगराइज करते हैं। स्मार्टनेस को कैटेगराइज करेंगे हम। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा वीकनेस, ठीक है। फोर्थ जो वर्ड है वो हम जो कैटेगराइज करेंगे वो कैटेगराइज करेंगे हम यहाँ पे ये मान लीजिए टेबल, ठीक है। पहले तो समझो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन सा जेंडर है, ये कौन सा जेंडर है, ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहले तो नॉर्मल जो आपको पढ़ाया गया है उसके हिसाब से जानने की कोशिश करो। देखो, देखने के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि ना तो ये मेल में समझ में आ रहा है, ना ये फीमेल में समझ में आ रहा है। लिविंग थिंग्स में है नहीं तो ये कॉमन भी नहीं हो सकता, और आर्टिफिशियल ये है नहीं, मतलब लोगों ने इसको बनाया नहीं है, हम लोगों ने इसको बनाया नहीं है, तो ये न्यूट्रल भी नहीं हो सकता। इसी हिसाब से इसको जज करेंगे। मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ हम मैस्कुलाइन में रखेंगे या फेमिनाइन में रखेंगे। अब वो कैसे रखेंगे, ठीक है, वो हम अभी देख लेंगे। जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया है कि इसमें इंटरनल क्या कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे रखेंगे, तो उस कंडीशन में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ये हमारे पास ऑप्शन में बचता है। स्मार्टनेस की बात करेंगे तो स्मार्टनेस भी आपको पता है, ना तो देखने से ये समझ में आ रहा है कि ये मेल है, ना देखने से समझ में आ रहा है कि ये फीमेल है, क्योंकि दिखने वाली चीज़ तो है नहीं हमारी, ठीक है। और लिविंग थिंग में क्योंकि दिखने वाली नहीं है तो लिविंग थिंग भी नहीं होगी। और ऐसा वर्ड है जो कि आपकी कोई थिंग का भी यूज़ नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में न्यूट्रल भी नहीं होगा। तो ये वाला वर्ड भी हमारा किस में चला जाएगा, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन में। तो वो हम पोएटिक डिवाइस के बेसिस पे जज करेंगे। वीकनेस, ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी हमारा कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना दिखने वाली चीज़ों में आ रहा है। और जबकि पहले शुरुआत के बेसिस पे हम देखते हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन या न्यूट्रल, तो ये हमारे देखने के बेसिस पे जज होते हैं। तो इन चारों में से हमारा नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास इसके लिए भी सिर्फ दो ऑप्शन है, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन। टेबल की बात करेंगे तो दिखने वाली चीज़ है नॉन लिविंग थिंग्स में, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ये हमारी किस में चली जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में चली जाएगी। ये बात आपको समझ में। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई इनको किस कैटेगरी में रखते हैं। तो सुनो, पहले मैस्कुलाइन का मतलब आपको दो ही हमेशा चीज़ों को लेके चलना है। अगर वो चीज़ जो आपके सामने बोली जा रही है जनरली सोसाइटी में उसको लोग पॉजिटिव सेंस में लेके चलते हों, जनरल लेके चलते हों, सामान्य तौर पे उसको ट्रीट करते हों, तो उस कंडीशन में उस चीज़ को आपको फेमिनाइन जेंडर में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा एक पॉइंट और समझो, कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड जो बोला जाता है वो जनरल नहीं होता, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी होती है जो कि ताकत के सेंस में बताया जाता है। जनरली वो चीज़ हर किसी के पास नहीं हो सकती, उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। उस कंडीशन में अगर आपको ये कोई भी वर्ड नज़र आ रहे हैं जो मैंने बोला है, उसको आपको रखना पड़ेगा मैस्कुलाइन जेंडर में। ये कुछ क्लासिफिकेशन करने के तरीके हैं। तो जैसे हम मून वर्ड के बारे में जानते हैं, तो मून वर्ड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मून का मतलब होता है चंद्रमा। जनरली अगर पोइटिक डिवाइस के बेसिस पे आपको जज करना है, डायरेक्टली जज नहीं करना है कि देखने के सेंस में, उसको समझने की कोशिश में आपको ट्राई करना है कि एक्चुअली में इस वर्ड को हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मून वर्ड के बारे में आप लोगों को पता है कि मून के बारे में जब भी बात की जाती है तो हमारे मन में उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव थॉट आते हैं। कई सारे सॉन्ग्स भी हमारे इसके ऊपर बनाए गए हैं, यानी कि अगर हम पोइट्रिक डिवाइस के बेसिस पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इसको लेकर पॉजिटिव फीलिंग आती है, इसको कभी भी नेगेटिव थॉट में हम काउंट नहीं करते। तो उसके हिसाब से इसको हमें किस में रखना पड़ेगा, फेमिनाइन में रखना पड़ेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। पॉजिटिव कोई चीज़ हो या उसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे उसमें नेगेटिव चीज़ें हों तो भी हम किस में रख सकते हैं, फेमिनाइन में रख सकते हैं। स्मार्टनेस की बात करेंगे, स्मार्टनेस का मतलब होता है होशियारी।
अब आपको पता है कि स्मार्टनेस जनरल नहीं होती, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में कोई नेगेटिव बात नहीं होती, ये पॉजिटिव बात होती है, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं होता। तो उस सेंस में आपको किस में रखना पड़ेगा, इसको मैस्कुलाइन में रखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बातों को दोबारा से समझने की कोशिश करना। अगर कोई बात जनरल सेंस में है जो कि कॉमन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फेमिनाइन है। कोई भी चीज़ नेगेटिव है जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस में नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में भी आपको उसमें किस में रखना है, फेमिनाइन में रखना है। कोई भी चीज़ जो है वो पॉजिटिव दिखाती है लेकिन एक अब नॉर्मल सिचुएशन को दिखाती है, मतलब हर किसी के पास वो चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन है जिसके पास वो अच्छा है, उसको हम पॉजिटिव के हिसाब से शो करते हैं, तो वहाँ पे उसको मैस्कुलाइन में रखना है। ठीक है, तो वीकनेस जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है कमजोरी, और अपने आप में ये वीकनेस जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। तो नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड जो होंगे वो भी हमारे किस में चले जाएंगे, फेमिनाइन में चले जाएंगे। पॉजिटिव सेंस दें, नेगेटिव सेंस दें, वो फेमिनाइन में। ठीक है, और अगर ऐसा पॉजिटिव सेंस देते हैं जो जनरल नहीं होता, उस कंडीशन में मैस्कुलाइन। ठीक है, तो वीकनेस आपका फेमिनाइन में आ जाएगा। कई सारे वर्ड होते हैं जो कि आपको समझने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने जेंडर को सही तरीके से समझा है तो इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेचर का क्या जेंडर होगा, नेचर को किस तरीके से किस जेंडर में रखेंगे। ठीक है, अगला दूसरा वर्ड है आपका ब्रेवरी। ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको जेंडर के हिसाब से किस में क्लासिफाई करेंगे। थर्ड है हमारा जुपिटर, इसको हम फिजिकली देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम किस जेंडर में रखेंगे। फोर्थ वन जो है वो है आपका लायन, ये हमारा कौन से जेंडर में जाए। तो इनको जेंडर के हिसाब से आपको क्लासिफाई करना है। आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बार गौर कर लेना इन पे। बेटे आगे जब हम बढ़ते हैं तो उन्हीं नाउन्स को केसेस के हिसाब से बांटा जाता है। केसेस के हिसाब से कैसे बांटा जाता है, कितने टाइप में बांटा जाता है, इस बात को समझना। ठीक है, बात समझना पहले। नाउन को जब केसेस के हिसाब से पढ़ाया जाता है तो उसको 4 टाइप की कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला जो केस हमें बताया जाता है वो बताया जाता है नॉमिनेटिव केस। इसमें क्या रहता है, इसमें जो नाउन होता है वो एक सब्जेक्ट का काम करता है। जब नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ये बात याद रखनी है। ठीक है, एक्चुअली में इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जा सकता है, आप इसको नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हो। अगला टर्म याद रखना है, दूसरा आपका क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस। इसका मतलब क्या है, जब नाउन आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे कुछ बातें आपको और बताई गई हैं। क्या बोला गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी नाउन को 2 तरीके से 2 प्लेस में रखा जाता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, ही गेव रवि आ बुक। ठीक है, इसमें बुक वर्ड जो हो जाएगा वो तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और रवि जो वर्ड हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। या इनडायरेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, डेटिव केस भी बोल सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना। सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब को किसके लिए यूज किया जाता है, उसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट होगा आपका। और किस चीज को वो मॉडिफाई कर रहा है, मतलब उस जगह पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका एक्चुअली में व्हाट का रिप्लाई देता है, और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा कहीं ना कहीं होम का रिप्लाई देता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे लिखा है ही गेव रवि अ बुक, उसने रवि को एक किताब दी। ठीक है, तो देने की बात हुई है, क्या दिया उसने, किताब दी। तो किताब आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको दी, वो तुम्हारा हो जाएगा रवि, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो वर्ब आई है वो किसके लिए आई है उसको बताने वाला आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जो उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
ये बातें याद रखनी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डेटिव केस भी कह सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तीसरा जो केस हमें पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है कि एक नाउन का जब दूसरे नाउन पे अधिकार होता है उसको बोलते हैं पजेसिव केस। जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है, दिस इज जॉन्स कार, यानी कि ये जॉन की कार है। अब बात समझो, पहले कार एक नाउन है, इस नाउन का हक, मतलब इस नाउन पे हक किसका है, जॉन का है। तो जॉन जो हो जाएगा इस गाड़ी को पजेस करेगा, तो ये जॉन के साथ में एपोस्ट्रोफी लगा के आप जब एस लगाओगे और पजेशन दिखाओगे, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा, एक पजेसिव केस कहलाएगा। तो पजेसिव केस मतलब होता है जिस चीज का अधिकार होता है, जिस पे अधिकार है उसको नहीं कहते, जिसका अधिकार है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पे अधिकार है लेकिन इसका अधिकार है, ठीक है, तो जॉन को बोलेंगे पजेसिव केस, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। वोकेटिव केस के बारे में भी जानकारी सुन लो। वोकेटिव केस मतलब क्या होता है कि कभी कभार जो आप नाम वगैरह लेके बोलते हो, एक्चुअली में वो हमारे सब्जेक्ट नहीं होते। हम जब किसी को बुलाते हैं, बुलाने के दौरान जो हम उसका नाम बोलते हैं या जो भी वहाँ पे बुलाने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद में कॉमा लगा के जो स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उस दौरान वो शब्द जो बुलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, यानी कि सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया, उन्होंने देखा, फिर मैंने बोला लिसन केयरफुली, सुनो। तो लिसन यानी कि जो आपका स्टूडेंट्स है वो आपका क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ बुलाना, ना कि सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, ठीक है। तो ऐसे करके हम आसानी से अपने केसेस भी पहचान सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलो हमसे यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ही कॉल्ड हिम, ठीक है, सॉरी नाउन की बात हो रही है तो नाउन ही लिखना पड़ेगा। राम कॉल्ड हिज फ्रेंड, ठीक है भाई। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव आपका केस कौन सा होगा, इसमें नाउन का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा। तो हम आराम से बता सकते हैं ये क्या है, हमारी वर्ब, और वर्ब से पहले क्या यूज होता है, सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा नाउन का। और ये लिखा है हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड लिखा हुआ है मतलब ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो ये भी हमारा किसी ना किसी केस में होगा। अब वर्ब के बाद में आया है तो क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस। एक चीज और याद रखो, अगर कभी भी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आता है तो वो आपका हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो वहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक्चुअली में हमसे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पूछी जाती हैं, तो जो भी मैंने आपको अभी बताया है वो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ उसका बेसिक बताया था, वो बातें भी आपको जानना जरूरी है। अब टाइम की हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है, इसलिए मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप नहीं बता सकता, ठीक है। अब समझना यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। देखो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के रूल्स। आपको पता ही होगा काउंटेबल नाउन के दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक होता है सिंगुलर और सेकंड वन जो होता है वो होता है प्लूरल, ठीक है। यानी कि ये नाउन्स हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जनरली हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के, ठीक है। कभी कभार जैसे वर्ब हमारी प्लूरल लिखी होती है तो सब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ता है, सिंगुलर लगाना पड़ता है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। पहला रूल क्या बोला जा रहा है इस बात को समझो, ठीक है। इफ इन द लास्ट ऑफ एनी नाउन देयर आर एस डबल एस सी एच एस एच जेड ओ एक्स देन एड ई एस इन द लास्ट, ठीक है। बात समझना पहले यहां पे, जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन दिया जाता है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग के लास्ट में ये वाले टर्म आपको दिए जाएं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको उस स्पेलिंग के साथ में ई एस लगाना है और वो आपका प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला आपका रूल है इसका। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि कहीं आपको एक रूल पढ़ाया जा रहा है, रूल में आपको बातें बताई जा रही हैं, ठीक है,
कि अगर ऐसा आपको उस वर्ड में दिया जाए तो आपको ऐसा करना है। जैसे कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर स्पेलिंग के लास्ट में ये सब टर्म आपको दिए जाएं तो ईएस लगाना है। अब कोई वर्ड दिया गया है, उसमें ये साथ में लास्ट में टर्म भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें अपन ईएस नहीं लगा रहे, दूसरे तरीके से बना रहे, तो उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। मतलब कंडीशंस जो पढ़ाई गई हैं वो सब कंडीशंस वहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी उसको हम फॉलो नहीं कर रहे और कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं है, उसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शन। तो नाउन में एक्सेप्शन भाई बहुत है, ये याद रखना आप। ठीक है, जैसे अपन बस की बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मल, तो आपको पता है एस लगा हुआ है, इसमें आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ई एस लगाना पड़ेगा। ऐसे चर्च की बात करेंगे तो लास्ट में सी एच आता है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि ये आपका ऐसा रूल है जो कि आपका बिल्कुल भी फिक्स रूल नहीं है, इसमें एक्सेप्शन होती हैं। तो एक्सेप्शन कुछ आपकी बहुत सारी होती हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको जो वर्ड बताए वो आपको याद कर लेने हैं, इतने आपके सफिशिएंट है। ठीक है, जैसे ये वर्ड लिखा है आपका स्टोमक, अब आया तो इसमें भी सी एच है लास्ट में, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ई एस नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एस लगा के अपना इसका प्लूरल बना रहे हैं। रेडियस लिखा हुआ है, इसमें भी लास्ट में ऐसा आया है, लेकिन हमने ई एस नहीं लगाया, इसको हमने क्या कर लिया, रेडी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जो भी टर्म बोले जा रहे हैं इनको याद जरूर कर लेना। ठीक है, ऑक्स का क्या होता है आपका प्लूरल, ऑक्सन होता है। मेमेंटो माने जानते हो, मेमेंटो का मतलब होता है कोई भी, जैसे हम कहीं पे जाते हैं उसको मतलब कहीं पे हम किसी भी ओकेजन पे गए, किसी भी पार्टी में गए या किसी भी फंक्शन में गए, तो उस दौरान वहाँ से हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसको हम कह सकते हैं कि उस चीज़ की याद दिलाने के लिए हमें दी जाती है, उसको बोलते हैं मेमेंटो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे गए, ठीक है, किसी ने हमें अवार्ड दिया या किसी भी प्रोग्राम में हमें बुलाया और वहाँ पे हमें अपनी कोई चीज़ दी, जिससे मतलब जहाँ पे हम गए उस एरिया से रिलेटेबल वो चीज़ हो, उसको हम बोलते हैं मेमेंटो। तो मेमेंटो का मतलब होता है कोई भी रिलेटेबल चीज़। ठीक है, पियानो को हम इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं, पियानोज लिखते हैं, इसमें भी ओ आ रहा था, कायदे से ई एस लगाना चाहिए था, लेकिन अपन ने नहीं लगाया। फोटो की बात की जा रही है, अब आ तो इसमें भी ओ रहा था, ई एस लगाना चाहिए था, लेकिन अपन ने नहीं लगाया। तो ये कुछ आपको टर्म याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सेकंड वाला रूल देखिएगा। सेकंड वाले रूल में क्या बोला जा रहा है, इफ इन द लास्ट ऑफ एनी नाउन देयर आर डबल कॉन्सोनेंट देन ऐड एस। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, इसमें यह बोला जा रहा है कि कोई भी नाउन वाई तुमको दिया जाता हो और पहले वाले रूल के हिसाब से वो तुम्हारा ना लगता हो, तो सेकंड वाला रूल ये कहता है कि उस नाउन के लास्ट के दोनों लेटर्स को देखो, और दोनों लेटर्स अगर तुम्हारे क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। अब वॉवेल्स में ऐसा है कि वो दोनों लेटर आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वॉवेल हो सकते हैं, जैसे ए हो गया पहला वाला, दूसरा वाला आई हो गया, और या हो सकता है कि दोनों एक ही तरीके के समान हो। तो उस कंडीशन में आपको उस सिंगुलर नाउन के साथ में एस लगाना है और फिर वो आपका सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला रूल ये कहानी कहता है। तो इसमें डबल ई लिखा हुआ है, सिंगुलर ही आपके मतलब एक ही जैसे वॉवेल्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, बस इसमें एस लगाना है। तो आपने लगा दिया एस, आपका ये बन गया। ठीक है, इसमें जू लिखा हुआ है। अब ये देखो, ये जो वर्ड लिखा है ना जू, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि इसमें तो कहीं ना कहीं पहला वाला रूल भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है उसमें पहला वाला रूल। तो पहला वाला रूल लग रहा है तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपने यहाँ पे लगा दिया एस। लेकिन एक चीज याद रखो, जैसे जैसे हम रूल्स पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको हर वर्ड को अच्छे से क्रॉस चेक करना है कि कहीं इसमें कोई दूसरा रूल तो नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने ये पढ़ा तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि लास्ट में ओ है, लेकिन उससे पहले भी ओ है। सेकंड रूल में बताया जा रहा है कि जब लास्ट के दोनों लेटर्स आपके वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको उसके साथ एस लगा के प्लूरल बनाना होता है। तो ये आपका रूल जो है ना वो फिक्स रूल है, यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला देख लो यहाँ पे, थर्ड वाला, इफ इन द लास्ट ऑफ एनी नाउन there is y and before y there is a consonant then write is in the place of y। समझने की कोशिश ये करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका टॉय। ठीक है, मैंने आपका एक वर्ड लिख दिया है यहाँ पे लेडी। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई नाउन तुम्हें दिया जाता है उसके लास्ट में वाई लेटर का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो दोनों बात समझना, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये लेडी वर्ड में दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है,
इस वाले कॉन्सेप्ट में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी नाउन दिया जाता है, उसके लास्ट वाला लेटर आपका वाई दिया जाता है और वाई से पहले वाला लेटर आपका क्या दिया जाता है, कोई कॉन्सोनेंट दिया जाता है, तो भाई उस कंडीशन में आपको उस नाउन के लास्ट वाले लेटर वाई को नहीं लिखना है, उसकी जगह पे आपको आई एस लिखना है और वो आपका सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, जब लास्ट में वाई हो, वाई से पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाओ और उसकी जगह पे आई एस लिखो। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आपका LADIES, ये वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ हम लोगों को ये भी पता है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ये कंडीशंस हम वहाँ पे अप्लाइड करेंगे, लेकिन अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं हुआ, कोई वॉवल हुआ, तो उस कंडीशन के लिए ये है कि अगर आपको कॉन्सोनेंट नहीं मिलता वाई से पहले, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एस लगाना है और वो आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही समझने की कोशिश करना, टॉय लिखा हुआ है, लास्ट में वाई है, वाई से पहले ओ है, ओ हमारा वॉवल होता है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, TOYS लिख देना है। जैसे यहाँ पे लेडी की बात कर ही रहे थे, तो मैं पता है कि वाई है, वाई से पहले डी है, कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई की जगह पे IS लगा के बनाना है। इसको भी आप लोग बना सकते हो। जैसे यहाँ पे फैमिली लिखा हुआ है, लास्ट में वाई आया है, वाई से पहले एल है जो कि कॉन्सोनेंट होता है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे वाई की जगह पे IS लिखना है। तो लिख दिया हमने फैमिली, यानी कि ये स्पेलिंग यहाँ तक तो ऐसे ही लिखी और वाई की जगह पे IS लिख दिया। कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे भी वाई है, वाई से पहले आर है, आर कॉन्सोनेंट होता है, इसका मतलब क्या है, वाई की जगह पे IS लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक स्पेलिंग हमको सेम लिखनी है, तो हमने लिख दिया COUNTR। अब उसके बाद में वाई की जगह पे IS लगा दिया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पता होना चाहिए, है ना भाई। चलिएगा, ठीक है, ये वाली भी चीज समझ लो। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी आपका नाउन हो, देखो पहले पढ़ लेते हैं। इफ इन द लास्ट ऑफ एनी नाउन देयर इज F और FE, देन राइट VES इन द प्लेस ऑफ F और FE। इसका मतलब क्या है, कोई भी आपको नाउन दिया जाता हो, उसके लास्ट के लेटर आपके F या FE हो, और उस कंडीशन में आपको उसको क्या करना है, प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, चाहे F दिया जाए चाहे FE दिया जाए, आपको दोनों ही कंडीशंस में VES लगा के उसको प्लूरल में सिंपली कन्वर्ट कर लेना है। ये रूल इसमें बताया जाता है। साथ ही साथ में ये जो रूल बताया जा रहा है इसमें एक्सेप्शंस भी होती हैं, मतलब इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में F या FE आता है, आप उसमें VES नहीं लगा सकते, आपको उस दौरान S को ही लगा के उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। स्पेसिफिक रीज़न है नहीं, इसीलिए इनको एक्सेप्शन कह रहे हैं। तो प्रूफ, जैसे यहाँ पे समझो F लिखा हुआ है, अगर इस रूल के हिसाब से फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे F की जगह पे, मतलब F की जगह पे यहाँ पे VS लिखना चाहिए था, लेकिन VS नहीं लिखा जाएगा। तो ये आपके एक्सेप्शन है, याद करना। प्रूफ का प्रूफ्स होगा, सेफ माने तिजोरी होती है, सेफ्स हो जाएगा। ड्वार्फ माने होता है बौना, यानी छोटा, ठीक है। छोटे के सेंस में यहाँ पे हाइट की बात नहीं कर रहे। ड्वार्फ का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ है, उसके लिए कोई मेजरमेंट रखा गया है और कोई दूसरी कोई चीज़ उस हिसाब से फॉलो नहीं कर रही उस रूल को, तो उसको हम बोलेंगे ड्वार्फ, ठीक है। इसके अलावा गल्फ का मतलब आप जानते होगे, जो खाड़ी वगैरह होती है, ठीक है। रूफ, तो रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ्स हो जाएगा। तो ये वाला रूल आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे आपकी ये टर्म, ये वाला रूल अप्लाइड हो जाता है। CALF लिखा है तो यहाँ पे आपको F हटाना पड़ेगा और इसके लिए आपको VS लगाना पड़ेगा। नाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, FE को हटा के VS लगाना है। तो ये टर्म आपको याद करने पड़ेंगे। एक्सेप्शन कम होती हैं, वैसे रूल्स आपके ज़्यादा होते हैं। आपको कभी भी नाउन चैप्टर आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी चीज़ अगर आपको दिखाई दे, आपको उनको याद करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने जो भी बताया है सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको तसल्ली से आराम से चीज़ों को देखना, ठीक है। अगली क्लास में जैसे हम आगे और बढ़ेंगे तो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल आपके रहने वाले हैं, ठीक है। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।